बाकी स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स अभी अटेंड नहीं किए हैं क्लास में। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? ओके क्लास, ठीक है। चलिए क्लास, थोड़ा सा मैं प्रीवियस जब तक बच्चे इन कर लेंगे क्लास डिस्कशन कर देता हूँ जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, आपका टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जिसपे मैंने आपको डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे यहाँ पर इंडिया में बैंकिंग सेक्टर जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था। बेसिकली मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कि कैसे वास्को डी गामा आपका सी रूट से एंटर किया था और बंगाल में 3 आपके जो प्रेसिडेंशियल बैंक थे वो स्टैब्लिश किए गए थे, बंगाल, मुंबई और आपके मद्रास में। ठीक है, उसके बाद बताया था ना कि फेज हुआ है बेसिकली हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इंडिया जो है, जो कि आपका फेज 1 था फ्रॉम 1770 से 1969 तक। उसके बाद फेज सेकंड था जो कि आपका 1969 से 1991 है। उसके बाद फेज आपका थर्ड जो कि 1991 से अब तक का फेज चल रहा है, ये सारा आपका लिबरेशन फेज है। ठीक है, सो इसी के बारे में मैंने आपको डिस्कस था कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में क्या हुआ था कि 1770 से पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टैब्लिश हुआ था, जो कि आपका कलकत्ता स्टैब्लिश हुआ था। क्या की कैपिटल उस टाइम क्या थी? कोलकाता थी। ठीक है, लेकिन ये बैंक इतना ज्यादा ऑपरेशनल नहीं रहा, तो 1832 में बेसिकली इट वाज फेल टू वर्क। एंड आफ्टर दैट ऐसे बहुत सारे बैंक आए, अराउंड 600 बैंक्स आए, जो कि ऑलमोस्ट कुछ तो सरवाइव किए लेकिन बाकियों ने सरवाइव नहीं कर पाए, बाकी सरवाइव नहीं हुए। ठीक है, बाकी आपके इंडिया में 5 बैंक्स स्टैब्लिश हुए थे मेनली, जो कि सरवाइव कर रहे थे उस टाइम पे। दैट वाज जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, उद कमर्शियल बैंक जिसको अवध कमर्शियल बैंक बोला गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ठीक, जब ब्रिटिश रूल टाइम पर ये तीनों बैंक के सिचुएशन को प्रेसिडेंशियल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनके जो प्रेसिडेंसी थी वो किसकी थी, और बेसिकली ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ट्रीट के हमारे कुछ पर बंगाल, मद्रास और आपके मुंबई जो है कुछ नवाब है, उन नवाबों को ये कह दिया कि कुछ वर्क नहीं करना, आप बस देख रेख कीजिए और बाकी आप पेंशन खाइए और इतना ज्यादा ही आप काम है, इससे ज्यादा और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, साथ के साथ फिर हुआ क्या कि इन तीनों बैंकों की ये सारे तीनों अलग अलग ऑपरेशनल कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको एक सिंगल बैंक में मर्ज कर दें। और ऐसा ही हुआ, तो 1921 में इनको एक सिंगल बैंक में मर्ज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जैसे ही नाम रखा गया, तो अराउंड आपका दौरान पर आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो डिप्रेशन का टाइम था, उसी दौरान पर आपका क्या हुआ कि बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड कर दिया 1955 में। ठीक, इसको नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये इंडिया का सबसे पब्लिक बैंक बना, लार्जेस्ट बैंक। उसके हुआ कि आपको जो बैंक इंडिपेंडेंस टाइम पर बैंक, पंजाब बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको बताया था। उसके मैंने बताया था कि हमारे जनरली जो बैंक है वो ज्यादा वर्क क्यों नहीं कर पाए, इतने ज्यादा ऑप्शनल क्यों नहीं रहे। देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज होते वो बिकम फ्रॉड, फाइन, लैक ऑफ मींस थी, ह्यूमन एरर, टाइम कंज्यूमिंग, लेस फैसिलिटीज थी एंड मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं। उसी दौरान क्या हुआ, जब ग्रेट डिप्रेशन तो एक एक्ट पास हुआ जिसको आप 85 में गोल किया था, वो आरबीआई एक्ट बेसिकली, और इसको पास किया था बाय इलेक्शन बुलाया गया था, जिसको हिल्टन यंग बोला गया था। हिल्टन यंग कमीशन सेटअप तो 1928 में किया था बाय द ब्रिटिश, और इसने फंक्शनल जो था, यानी इसने फंक्शन करना जो किया वो किया, दैट इज अराउंड 1935 जब आरबीआई को लाया गया। आरबीआई को लाने टाइम पर का बोला है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, मैंने आपको बताया था कि आपके बहुत सारे बैंक रिफॉर्म्स के लिए एक्ट पास हुए थे, जिन बोला गया कि बैंक को नेशनलाइज्ड करना। और नेशनलाइज्ड का रीजन ये बैंक्स जो है गवर्नमेंट के अंडर में आए, गवर्नमेंट के अंडर आने पर इंडियन गवर्नमेंट उनको पूरी तरह से देखे कि चैनल होना चाहिए किसके थ्रू उनका मतलब सारे
प्रोवाइड करानी है, ने भी आपके रूरल एरियाज के लोग सबकी भी देख रेख हो जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें नेशनलाइज आपके पास हुआ, जिसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता भी है इससे कि आपका जो निशा, आई थिंक इट्स नेट इशू बिकॉज यहाँ सब वो चल रहा है। सब कुछ ऐसा ही है क्या के साथ? ओके है सब चीजें, सब दिख रही है एंड वॉइस आ रही है, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। साउंड ब्रेक हो रहा है। चलिए अब साउंड आएगा। अब आ रहा है, नाउ क्लियर, नाउ क्लियर क्लास। नो, एक मिनट। ओके, सो अब बताइए क्लास में अब साउंड आ रहा है? अब क्लियर है क्या कुछ? देखिए अभी वही रीजन है, आज पूरा लॉकडाउन है दिल्ली एंड मोस्ट ऑफ सभी टीचर्स वर्क फ्रॉम होम है। वर्क होम से देखिए सबके, मतलब मेरे घर में भी ऑलमोस्ट वाईफाई है, लेकिन मुझे थोड़ा देखिए सेटअप में प्रॉब्लम है कि मुझे बता दीजिए बीच में अगर आए तो मैं अच्छे से समझ आ। नहीं, क्लियर नहीं है अभी भी साउंड। बहुत साउंड ब्रेक हो रहा है। गिव मी अ मिनट, ओके।
क्लास साउंड आ रहा है अब क्लियर है साउंड? ओके, सो गिव मी अ मिनट, मैं जस्ट स्क्रीन ले आऊं, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। गिव मी अ मिनट, ओके। ओके क्लास, सो अब साउंड क्लियर है सबको? स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? क्लास स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? एंड सभी क्लियर आ रहा है? ओके क्लास, सो देखिए इसका ही मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था अभी। उससे मैंने आपको थोड़ा सा कि कैसे प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड पर प्रेसिडेंशियल बैंक आए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया है आपको कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में किस तरीके के बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड किए गए बाय दी आपका एक्ट, जिसको मैंने नाम दिया था एक्ट, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। साउंड क्लियर शाह? साउंड क्लियर है क्या? अच्छा, थोड़ा सा मैं प्रीवियस ही डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार समझिए। देखो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से हमारा जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था उसमें आप रेजिडेंशियल बैंक स्टैब्लिश किए गए थे, ठीक है। मैंने बताया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को, आरबीआई को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज्ड कर दिया। जैसे ही आरबीआई ने 1949 पर सारा जो कारोबार था वो किसको सौंप दिया गया था, आपका सारा वो पूरा काम आरबीआई को सौंप दिया गया, जिससे कि आरबीआई कर सके उसको पूरी तरह से सारे बैंक्स को अपने कंट्रोल में ले सके। साउंड क्लियर है अब? साउंड क्लियर है क्लास? ओके, सो मैंने उसके बाद बताया कि जनरली जैसे ही बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे तो आपके उस दौरान पर क्या हुआ, 14 जो बैंक थे आपके, एसबीआई को तो नेशनलाइज कर ही दिया गया था, तो आपके 14 बैंक्स को और नेशनलाइज्ड किया, और बेसिकली का जो टोटल डिपॉजिट था वो कितना था, दैट वाज 50 करोड़ रुपीस, ठीक है। 50 करोड़ रुपीस का आपका टोटल उनका डिपॉजिट था। तो ये कहा जाता है कि हमारी जनरली नेशनलाइजेशन के दौरान पर आपके 14 बैंक जो नेशनलाइज्ड हुए वो करीब 1969 में नेशनलाइज्ड हुए, जो कि आपके इलाहाबाद बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया, आपको
हम डिस्कस, ठीक। आफ्टर दैट ये कहा जाता है कि आपके 6 बैंक्स को ऑर्गेनाइज किया, जो कि आपके टोटल मिलाकर कितने हो गए, 20 बैंक नेशनलाइज हो गए थे। साथ के साथ मैंने आपको बताया था कि थी वो 20 के साथ आपकी 7 सब्सिडरीज आई थी एसबीआई की, जिन सब्सिडरीज को नेशनलाइज किया 1959 में, और जैसे आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2017 में सारी सब्सिडरीज मर्ज किया गया था, जबकि सौराष्ट्र स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र था वो आपका मर्ज किया गया कब 2008, और आपका स्टेट जो है वो में मर्ज कर दिया गया 2010 में। यहाँ पर ये कहा जाता है कि 1925 के दौरान रूरल बैंक्स जो थे आपके वो बनाए, और मेन रीजन था कि रूरल एरियाज की जो उनको क्या किया जाए, फैसिलिटीज अवेल कराई जाए, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक थ्रू ही जो आपके स्मॉल लेवल के पुअर पीपल से बेसिकली फार्मर अलग रूरल एरियाज में उनको फैसिलिटीज मिल जाए, उनको हायर बोरोइंग रेट्स पे और इंटरेस्ट रेट्स पर बड़े बैंक्स के पास ना जाना पड़े, क्योंकि उनकी इतनी सुनवाई नहीं होती। जिन काम करने के लिए रूरल बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया था वो बेसिकली रूरल एरियाज के लोगों के लिए था, कि रूरल एरियाज को के लोगों को फैसिलिटीज अच्छे से अच्छी और जल्दी मिल सके, उनको देर में वो फैसिलिटीज ना मिले। क्लियर? आपका रहेगा नेक्स्ट थर्ड फेज, जिसको मैंने बताया था लिबरलाइजेशन। जब से अब तक का लिबरलाइजेशन चल रहा है का लिबरलाइजेशन मतलब क्या था? लिबरलाइजेशन का सब प्रॉफिट है, और ये ऐसा किसको आ गया, लिबरलाइज सेक्टर्स को, ठीक है। इस पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी है कि एक कमेटी डिसाइड की गवर्नमेंट, जिस कमेटी का श्री एम नरसिम्हन, ठीक है, और इसने बहुत सारे आपके बैंकिंग जिन बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपसे यहाँ पर जो पूछा जाता है ना, जो मैंने बताया था, दो एक्ट आपके बहुत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसके बारे में पूछा जाता है हमेशा पे, साथ के साथ आपका आरबीआई एक्ट जिसके बारे में ये पूछा जाता है कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों से तो क्वेश्चंस हर बार बनते हैं पेपर में। उसी के साथ क्या हुआ, जब ही एम नरसिम्हन कमेटी को बिठाया उस को के लिए बोला, तो हुआ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया। इस सबसे बड़ा जो पड़ा वो क्या था कि बिगेस्ट डेवलपमेंट था इंडिया के लिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो इंडिया में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बनाना इसलिए जरूरी, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट बैंक्स में इतनी जल्दी से काम नहीं होता। आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझिएगा, और आरबीआई सारा कारोबार अपन नहीं संभाल सकता था। तो हुआ क्या कि 10 प्राइवेट बैंक्स को एस्टैब्लिश किया, जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके काम कर सके और बहुत तरीके से कर सके, ठीक है। सो बेसिकली कौन कौन से बैंक से, एक था आपका बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, इंडसइंड बैंक, सेंचुरियन बैंक, आईडीबीआई बैंक एंड टाइम्स बैंक एंड डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। क्लियर? सो बेसिकली 10 बैंक एस्टैब्लिश किया, बैंक बाद आपका आरबीआई का थोड़ा सा जो वर्क था वो कम हो गया। इनको जो ये जो मेजर्स थे लिबरलाइजेशन में ना कुछ चेंजेस लेकर आए गए, लिबरलाइजेशन वो इसलिए किए गए थे क्योंकि लिबरलाइजेशन में ना कुछ फॉरेन बैंक्स को एस्टैब्लिश करने का था, क्योंकि करेंसी चेंज में फायदा है, क्योंकि जब भी आते हो कि कुछ लोग जो है वर्क कर रहे हैं यहाँ से, उनको जनरली करेंसी चेंज की जरूरत है, तो वो आउटर कंट्री में जाकर कराएं या डायरेक्ट। तो ऐसे कुछ बैंक्स को एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में। लिबरलाइजेशन में फिर ये बोल दिया गया अब किसी भी इसको नहीं किया जाएगा, नो मोर नेशनलाइजेशन बैंक्स, ठीक है। अदर चीज जो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आऊंगा यहाँ पर आपका मैंने मेंशन किया है कि फाइनेंस बैंक को एस्टैब्लिश किया, लेकिन ये बोल दिया गया कि अब नेशनलाइजेशन नहीं हो। अब साथ के जो कमेटी जो बैठी थी ना, उसका ने ये अनाउंस किया आरबीआई एंड गवर्नमेंट वुड बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट
सेक्टर बैंक इक्वली। यानी आपका जितना भी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स की डीलिंग्स जितनी भी होंगी टू द पब्लिक एंड टू द अदर बैंक, जैसे आरबीआई बैंकर्स ऑफ बैंक कहलाता है ना, तो आरबीआई बैंकर्स ऑफ बैंक कहलाने का रीजन यही है क्योंकि आरबीआई सब बैंक्स को रेगुलेट कर रहा है, और सब बैंक्स को रेगुलेट करने पर आरबीआई ही देखता है कि क्या सब चीजें कैसी हो। और गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, अभी गवर्नमेंट को यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि गवर्नमेंट ही तो डिसाइड करती है ना कि कब को करना है, बैंक्स को मर्ज नहीं करना है या बैंक्स को मर्ज करना है। जैसे कि अभी के टाइम पर आप देख रहे हो ना, कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए बैंक्स का भी, कुछ प्राइवेटाइज कर दिया गया है, लेकिन ऐसे और किया भी गया है। देखा जाए ना तो बैंक्स को प्राइवेटाइज करना इतना इजी प्रोसेस नहीं है, और आरबीआई डायरेक्ट कर नहीं के साथ दोनों यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों को कराते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बोला कि बैंक अगर कभी भी किसी भी बैंक को लगता है कि इसके साथ इन्वेस्ट करना है तो भी हो सकता है, उसको हम अलाउ कर सकते हैं। क्लियर क्लास, आवाज आ रही है सबको मेरी? अब तक का कुछ समझ आया? शालू और क्लास बाकी किसी को कुछ नहीं समझ में आया? वॉइस क्लियर नहीं है क्लास? क्लास एक्चुअली देयर इज अ नेटवर्क इशू, मे बी मेरे वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है शायद। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ये आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स हैपनिंग। अभी भी वॉइस नहीं आ रही है?
क्लास अब आ रहा है क्या थोड़ा भी साउंड? हेलो क्लास, अब साउंड आ रहा है क्या थोड़ा? पहले की तरह लग रहा है साउंड या उससे बेटर है? हेलो, अब बताइए साउंड कैसा आ रहा है? अब बताइए साउंड आ रहा है? नाउ लिटिल बिट बेटर।
सो क्लास, सॉरी फॉर दिस। अब आ रही है क्या आवाज, ये बताइए। क्या अब आवाज आ रही है आपको? ऑल क्लियर या फिर पहले की तरह ही है, इससे बेटर है? सो क्लास देखिए, मैंने आपका बताया कि लिबरलाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन फेज में मैंने ये बताया कि हमारे नेशनलाइजेशन के बाद ना नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक जो थे, उनको स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की, जिस कमेटी को नाम दिया गया श्री एम नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, श्री एम नरसिम्हन कमेटी ने बहुत से बैंकिंग सेक्टर में, इंडस्ट्री में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, और इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए उसके हिसाब से इन्होंने क्या बोला कि हमें जनरली कुछ इंट्रोडक्शन करना चाहिए, किसका? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का इन इंडिया में। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा बैंकिंग डेवलपमेंट हुआ था जो कि आपका एम नरसिम्हन कमेटी ने किया। और इन प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टैब्लिश कराया किसने? आपके आरबीआई ने। आरबीआई ने इनको लाइसेंस दिया, क्योंकि आरबीआई सबका तो कारोबार नहीं ले सकता था, सबकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। तो इसीलिए आरबीआई ने कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को स्टैब्लिश कराया कंट्री में, और उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया। तो बेसिकली जो 10 नेशनल प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वो ये थे: जुबल ट्रस्ट बैंक, आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक ऑफ बैंक, सेंचुरियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, टाइम्स डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। क्लियर? बेसिक इन ट्रेंड प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस देने का रीजन ये था कि जिससे क्या हो सके कि सबको इजीएस्ट फैसिलिटीज मिल सके। इस फैसिलिटीज का मतलब यहाँ पर ये है कि सबको ना जल्दी से जल्दी वर्क मिल सके, क्योंकि देखो गवर्नमेंट बैंक्स के पास वर्कलोड ज्यादा है, प्राइवेट बैंक्स उतना वर्कलोड नहीं होता है। सो बेसिकली वर्कलोड को कम बैंक स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर क्लास? सो लिबरलाइजेशन फेज में हुआ क्या कि लिबरलाइजेशन फेज में आप किए कुछ ब्रांच जो आपके फॉरेन बैंक्स के भी थे। ठीक है, फॉरेन बैंक जनरली हमारे उन बैंक्स को स्टैब्लिश करने का यही था कि अगर हम स्विच करेंगे तो वो क्या कि हमारे फॉरेन बैंक्स करेंसी चेंज में हेल्प करते हैं, और बाकी फॉरेन बैंक्स अगर हमारे इंडिया में आते हैं तो उसके लिए वो कुछ अपने जो वेंचर होंगे, जॉइंट वेंचर्स होंगे, उनको भी इंडिया में यूज कराते हैं, इंडिया का कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो वेरियस फॉरेन बैंक्स थे उनको इंडिया में लाया गया। साथ के साथ ये बोल दिया गया कि किसी भी बैंक को नेशनल नहीं किया जाएगा, नो नेशनलाइजेशन कुड बी डन। क्लियर? फिर ये बोला गया इस कमेटी ने, एम नरसिम्हन कमेटी ने, कि हमारे आरबीआई गवर्नमेंट जो है वो दोनों को इक्वली ट्रीट करे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी। ठीक है, दोनों को इक्वल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप आरबीआई ही पूरी तरह से उनको रेगुलेट करेगा, क्योंकि देखो आरबीआई को बैंकर्स और बैंक ना, मैंने आपने शायद ही वर्ड सुना होगा कि आरबीआई को बैंक बोला जाता है। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि फॉर्म्स लेकर आती, जैसे क्या सुना भी हाल में ही कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन करने का क्यों बोला जा रहा है? बैंक जो वो गवर्नमेंट के अंडर में ना रहकर उनको प्राइवेट सेक्टर ही बना दिया जाए, जिससे वो जो है अपने हिसाब से कर सके, जबकि गवर्नमेंट के ऊपर कम हो जाए। सो बेसिकली लेकिन प्राइवेटाइजेशन करना बैंक
नहीं है, बैंक्स को इतनी जल्दी प्राइवेटाइज नहीं किया जाता। क्लास क्लास सबको आवाज आ रही है अब? ओके, क्लियर है ना बिल्कुल, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? है, अ, साथ के साथ देखिए क्या बोला गया, ये बोला गया कि फॉरेन बैंक जो है, मैंने अभी आपको बताया। ओके, अभी भी प्रॉब्लम है। ठीक, आज मैनेज कर लीजिए थोड़ा बहुत जैसे भी हो रहा है। मैं पैकेट अपना मतलब जो वाईफाई है उस रूटर वाले को कराता हूँ, जो भी प्रॉब्लम है शायद कोई कम आ गई हो। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी क्लासेस में ऐसा नहीं हो, मेक श्योर। सो बेसिकली हमारे कुछ ये बोला गया कि जो फॉरेन बैंक्स हैं, वो फॉरेन बैंक्स हमारे इंडियन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी अपने डिपॉजिट कर सकते हैं, इंडिया की फैसिलिटीज को और इसे लाया जा सके। साथ के साथ कुछ पेमेंट्स बन गए इंडिया में जो कि आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे सुना होगा कि पेमेंट बैंक सबसे आपका सबसे फर्स्ट पेमेंट बैंक की अगर बात है तो पेमेंट बैंक, ठीक है। एयरटेल पे बैंक जो कि आपका बनाया गया है इसीलिए कि वो डिपॉजिट्स में जो मतलब लेन देन में अच्छे से वर्क कर सके। देखिए, पेमेंट बैंक जो होते हैं ना, वो कभी भी लोन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते। आप ये कह सकते हैं बैंक का काम होता है क्रेडिट कराना। बैंक के जो पैसे हैं जो आपने डिपॉजिट करा रखी है बैंक में, मनी अपना अमाउंट डिपॉजिट करा रखा है, उसको सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन मतलब डिजिटल ट्रांसफर कर सकते हो। ये पेमेंट बैंक काम होता है कि पेमेंट बैंक कुछ करते हैं, इसके अलावा वो कभी भी लोन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते। साथ ही साथ ऑल फाइनेंस बैंक प्रोड्यूस कराए रिलाइजेशन फेज इनकी ब्रांच सेटअप की गई, लाइक स्मॉल फाइनेंस में आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने, कि आप बेसिकली एड बैंक भी कराते हैं, साथ के साथ इनके कुछ हैं जो कि फंड ट्रांसफर में हेल्प कर। आपके साथ आप ये कह सकते हो कि इस बैंक ना उन सेक्टर्स के लिए है जो कि लेवल लोन वगैरह अवेल कराते हैं, ऑल आपके इंटरप्राइजेस को, स्मॉल और इवन आपके रूरल एरियाज में, ठीक है। सो बेसिकली स्मॉल में मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा है। जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपके रीजनल रूरल जो आए RRBs, जैसे कि आप देना बैंक ले सकते हो, देना बैंक कह रहा हूँ, आप ये कह सकते हो जितने वो आते हैं, दैट इज योर आर, ठीक है। सो बेसिकली आप जो है आगे रखे गए हैं रूरल एरियाज को डेवलप के लिए। सो ये लिबरलाइजेशन था। और लिबरलाइजेशन के बाद आपको है टॉपिक रिजर्व बैंक इंडिया, क्लियर। सो का टाइम चला गया, अदरवाइज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता और हम रिजर्व बैंक ऑफ को भी फिनिश कर लेते, ठीक है। देखिए क्या करते हैं हमारे ये हुए, किस तरह से आपका जो रिजर्व था और किस फंक्शन करना शुरू की, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपने था, मैंने आपको है एस्टैब्लिश 30 को एस्टैब्लिश था। आपके साथ इसका एक्ट जैसे एस्टैब्लिश हुआ इंडिया, दैट वाज 19 में, ठीक है। explained about you the Royal Hilton Commission जो कि 1926 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसको रॉयल कमीशन ऑफ अभी कहा जाता है, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसने एक्चुअली बैंक्स को नेशनलाइजेशन की बात की जनवरी 2014 में। सो आपका बीआई फर्स्ट नेशनलाइज्ड हुआ,
का ठीक है। उसके साथ एक्चुअल में क्या किया जाए, देखिए आरबीआई को ना सिंपल कहते हैं कि मतलब क्या है कि जितना आपकी गवर्नमेंट की जितनी आपकी या कैपिटल होती है ना, वो सारी किसके पास है, रिजर्व बैंक के पास ही है। और इसके लिए एक्ट ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट जिस 1948 बनाया गया था, ट्रांसफर ऑनरशिप एक्ट 1940 एक्ट, जो कि आपका क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सकता है वो 5 करोड़ तक कैपिटल वो रख सकता है, रिजर्व करके रख सकता है। ठीक, हम ये करें तो आरबीआई सेंट्रल ऑफिस वहाँ है मुंबई, 1907 में स्टेब्लिश हुआ था, और ये आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस है। उसी के साथ आरबीआई और हम जानते हैं, देख आरबी को ना हम बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं। क्या है, क्या आरबीआई इज द बैंकर्स ऑफ बैंक, ठीक है। आरबीआई जो बैंक है, आरबीआई ना ये कहते हैं कुछ जिसमें आरबीआई आपका ये व्यक्तियों की वर्क उसका पाकिस्तान के तो आरबीआई पाकिस्तान के पास नेशनलाइज नहीं था, तब तक इसने आरबीआई ने पाकिस्तान के लिए भी है। जैसे ही आपका नेशनल बैंक आया उनके पास, तो उस दौरान पर हुआ कि पाकिस्तान अलग पाकिस्तान ने अब जो फाइनेंशियल वो था वो खुद, बेसिकली हम ये कहते हैं कि आरबीआई ना वो बैंक्स ऑफ है। आरबीआई के बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर बने, ठीक है, आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर बने वो कौन बने, ऑब्सबर्न स्मिथ, ठीक। के फर्स्ट गवर्नर जो थे वो कौन बने थे, ऑब्सबर्न स्मिथ बने थे। आरबीआई के जिस नोट छापना शुरू किए थे, पहले जब नोट छापने शुरू किए तो आरबीआई के नोट पर हमारे सबसे पहले जिस साइन किए थे, क्या पूरी क्लास बिल्कुल नहीं साउंड आ रहा है क्या? सर बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक है, जैसे व्हाट्सएप कॉल पे होता है ना, वॉइस मर्ज होती जाती है फिर एकदम से हैप्पीजर्ड सा हो जाता है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है फिर। ओके ओके शालू, क्या करना चाहिए क्लास, आई थिंक मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ नहीं आया है, प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। अब वैसे भी टाइम जा है। सर अब आप ही अच्छा बताओ, आपको घंटे की क्लास में हम एक टॉपिक भी नहीं कर आप पाने हैं। सॉरी शालू, कैन यू रिपीट? मैं बोल रही हूँ कि सर ऐसे कोई फायदा नहीं ना कि पूरी क्लास में हम एक टॉपिक भी नया नहीं कर पाए। हाँ सालू, सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली मैं तो पूरा प्लान करके ही आया था कि मैंने इवन ओपन किए हुए थे कि लिबरलाइजेशन फेज फिनिश करूंगा, और फिर जैसे ही फिनिश हो जाएगा 5-10 मिनट का लिबरलाइजेशन फेज था, उसके बाद मैं आगे शुरू करा दूंगा, ठीक है। बाकी नेटवर्क इश्यूज हो गए हैं जिसकी वजह से क्लास में प्रॉब्लम हुई है। इट्स माय फॉल्ट एक्चुअली, क्योंकि देखो वर्क फ्रॉम प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा सा अकेडमी में सेटअप अच्छा होता है। बाकी मैं अब आज अपना सेटअप थोड़ा और रेडी करा दूंगा, ठीक है, बुलाकर वाईफाई वाले को, ऐसा नहीं होगा आगे के क्लासेस में। बाकी ये बताइए, आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना, आवाज यस सर, प्रॉब्लम हो रही है? सिर्फ आवाज की प्रॉब्लम है, स्क्रीन क्लियर है।
आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कैम का भी इशू है। कैम मेरे पास है क्योंकि ये वेब कैम माइक वाला है ना, ये भी शायद इसके में प्रॉब्लम है। शायद ये भी एक इशू कर रहा है। मेरे ख्याल से नेट्स में प्रॉब्लम इतनी नहीं है क्योंकि ये स्क्रीन शो हो रही है, तो नेट इशू ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, और चलिए मैं कोशिश करता हूँ किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी सर। मेरे को अभी आएगा नहीं कहीं भी सब। क्लास एक चीज बताइए, अगर मैं कैमरा ऑन ना करूं और सिर्फ माइक से ऐसे ही पढ़ाऊं तो चलेगा? तो अभी ये बताइए कि बिना कैमरा ऑन किए वॉइस ठीक आ रही है? अच्छा, तो चलिए थोड़ा सा तो टॉपिक कवर कर ही देता हूं मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो आरबीआई है ना, वो बेसिकली नेशनलाइज्ड हुआ था, और नेशनलाइज्ड होने के बाद आरबीआई जो है वो बैंकर्स ऑफ बैंक बना, और बैंकर्स ऑफ बैंक बनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस था वो कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया? मुंबई में स्टैब्लिश किया गया। तो बेसिकली आर आरबीआई का जो आपके फर्स्ट गवर्नर बने वो कौन बने? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर बने, दैट वाज ऑब्सबर्न स्मिथ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर बने वो कौन बने, दैट इज योर ऑब्सबर्न स्मिथ बने। ठीक है, ऑब्सबर्न स्मिथ के बाद आरबीआई ने जैसे ही फर्स्ट नोट जो छापने शुरू किए, तो आरबीआई के नोटों पर सबसे पहले गवर्नर जिन्होंने साइन किए थे उनका नाम था जेम्स टेलर। ठीक है, जेम्स टेलर के सबसे पहले साइन आए, और बेसिकली आप ये कह सकते हो कि उतने टाइम पर इंडिया के जो गवर्नर बने, मतलब आरबीआई के इंडियन गवर्नर जो बने, वो आपके कौन बने? देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख। आरबीआई के जो आपके फर्स्ट गवर्नर बने इंडियन गवर्नर, उनका नाम क्या था? दैट वाज दी सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख, ये नाम याद रखिएगा। ये थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आरबीआई के बारे में मैं दे रहा हूँ। ये पूछा भी जाता है कि सबसे पहले इंडियन गवर्नर आरबीआई के कौन बने? चिंतामन द्वारकानाथ, इनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, उसके बाद अभी आप जानते ही हो आरबीआई के जो गवर्नर है ही इज श्रीकांत दास। ठीक है, साथ के साथ आप ये बताइए मुझे कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए कौन रहे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कौन रहे? आरबीआई के गवर्नर लॉन्गेस्ट टर्म पीरियड के लिए कौन रहे?
किसी को पता है? देखिए आरबीआई के जो गवर्नर रहे सबसे लॉन्ग टर्म के लिए, जिनका नाम था बैनेगल रामा राव। ठीक है, बैनेगल रामा राव, जो कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे, जो कि लॉन्गेस्ट टाइम के लिए रहे। करीब इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1949 से लेकर आपका 1957 तक का था, जो कि अराउंड 7 इयर्स का था। ठीक है क्लास। उसके साथ हम ये बात कर सकते हैं कि आरबीआई के सबसे कम टाइम के लिए जो गवर्नर थे वो कौन थे, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। ठीक है, आरबीआई के शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो गवर्नर आपके बने, उनका नाम था अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बने, सिर्फ 20 डेज के लिए। ठीक है, सिर्फ 20 दिन के लिए अमिताभ घोष जी जो थे आरबीआई के गवर्नर बने थे। फिर गवर्नर ऑफ आरबीआई जो बने, जो कि पीएम ऑफ इंडिया भी थे, वो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे और आपके पीएम ऑफ इंडिया भी रहे बेसिकली। ठीक है, सो देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में लिखा है। आरबीआई के ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कहाँ कहाँ है। आरबीआई का जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है वो आपका है फर्स्ट आरबीआई अकेडमी, जो कि कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें आरबीआई की सेकेंड ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट की, दैट इज इन रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, दैट इज इन चेन्नई। ठीक है, और थर्ड है आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग पुणे में। ये तीनों जो है आरबीआई के ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है अलग अलग जगहों पर, जहां पर आरबीआई अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। क्लियर। साथ के साथ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हैं जो कि आरबीआई के हैं। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बेसिकली ये जो आरबीआई की जैसा ही काम करते हैं, आरबीआई के साथ लिंक होकर काम करते हैं। वन इज ऑफ योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, एनआईबीएम, जो कि आपका पुणे में है। सेकेंड की अगर बात करें, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च, आईजीआईडीआर, मुंबई। साउंड आ रहा है ना सबको क्लास? बीच में ना अपनी प्रेजेंस देते रहा करो, जिससे मुझे लगे कि हाँ सब ओके चल रहा है। क्योंकि कहीं देखो बाद में ना फिर हमारे ऊपर भी थोड़ा सा ब्लेम आता है ना, इशू होते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में देखो इश्यूज बनते हैं। तो थोड़ा सा आज के लिए तो इशू क्रिएट हो ही गया है वैसे। उसके बाद थर्ड इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज आईडीआरबीटी, हैदराबाद। पेपर में ना आपको ये 6 याद रखने हैं, पूरे 6, क्योंकि इनसे ना आपकी फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं। साथ के साथ ये कहाँ पर है ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि मोस्ट वांटेड रहता है ये आपका थर्ड वन, आईडीआरबीटी। आईडीआरबीटी का ये पूछा ही जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट